वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि सोलेनाइड होती क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं हम आगे सोलेनाइड के अंदर कि सोलेनाइड का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले सोलेनाइड कोई भी जो क्वाइल होती है, हेलिकल क्वाइल, या हम सिंपल कह सकते हैं क्वाइल जो जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड कर दें, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, सोलेनाइड। या हम सिंपल इसमें लिख सकते हैं ए हेलिकल क्वाइल, या हम लिख सकते हैं और ए वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कि किसी भी वायर जो बेंट कर दी हमने इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसी को हम कहते हैं क्या, दैट इज सोलेनाइड। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास रहेगा, इसको हम अदर वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम देखूं तो डायग्राम के थ्रू हम इसमें बना सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये कोई वायर थी, अब इस वायर को इस फॉर्म के अंदर बेंट कर दिया है। ठीक है, हमने इस वायर को इस प्रकार से बेंट कर दिया है। तो ये अपने पास क्या बन गई है, एक हेलिकल क्वाइल थी जिसको नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हैं, और ये इसकी लेंथ ऑफ सोलेनाइड होगी, और एन इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देंगे, जैसे एक स्मॉल एन अपने पास आता है और एक अपने पास आया कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन जो होता है इसको हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी हम इसको बोल सकते हैं। स्मॉल एन का नंबर क्या नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर रहेगा। अभी इसमें जैसे मैं बात करूं आगे, तो हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम बनाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, क्लॉक फेस रूल के बारे में। तो जो क्लॉक फेस रूल होता है वो क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे क्लॉक फेस रूल के अंदर जैसे अपने पास दो पोल्स होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हुए चलेंगे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मान लीजिए कोई भी लूप मैं ले लूं, जैसे कोई सर्कुलर लूप हम यहाँ पे ले लें, कि मैंने ये कोई सर्कुलर लूप ले लिया, और सिमिलर वे में हम एक और लूप यहाँ पे बना लेते हैं। अब यदि मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो पोल्स कौन से जनरेट होंगे, वही हमें कहाँ से पता लगता है, क्लॉक फेस रूल से। तो बेसिक यहाँ पे देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एंड के ऊपर अपने पास कौन सा पोल अपीयर हो जाएगा, दैट इज नॉर्थ पोल। तो एन के जो एंड से वो हम यदि रोटेट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर साउंड करेंगे। सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर यदि मैं क्लॉकवाइज करंट आता है अपने पास, तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही अपने हमने यहाँ पे पढ़ना था इसमें। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब कि वैन क्लॉक फेस रूल हमें क्या बताता है कि वैन करंट इन लूप क्लॉकवाइज, यदि अपने पास क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि जो साउथ पोल होगा, साउथ पोल अपीयर एट दैट एंड, साउथ पोल अपीयर्स एट दैट एंड।
तो सिमिलर इसका अपोजिट यहाँ पे ले लेंगे हम कि यदि जो करंट है लूप के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, कौन सा पोल वहाँ पे बनेगा, तो दैट इज नॉर्थ पोल। तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट इन लूप, जो करंट है लूप के अंदर वो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दैट इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल appears at that end, कि उस पोल के ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल अपीयर होगा। तो एक तो आप इनको यहाँ पे रीड कर सकते हो, सेकेंडली इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है हम वो भी राइट कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या बता सकते हैं कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड, हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि वाउंडेड या हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स सच दैट इट्स लेंथ इज मच ग्रेटर देन diameter of each turn। तो यदि ऐसा होगा तो हम उस केस में बता सकते हैं कि ये क्या होगी, एक सोलेनाइड। तो इतना हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सोलेनाइड के लिए देख सकें और उसका एक सीधा रिजल्ट अपने पास रहेगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसके द्वारा, तो ड्यू टू सोलेनाइड। जो करंट कैरिंग सोलेनाइड अपने पास, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो हमने यहाँ पे रीड करना है। तो हम इसका बेसिक एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। तो देखिए, जैसे मैंने ये सिमिलर वे के अंदर एक बड़ी सोलेनाइड में ले लेता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको। अभी इसमें हम मेंशन कर देते हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ करंट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट एंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है, एंड्स को देखना है। तो फर्स्ट जो एंड है यहाँ पे जो सर्कुलर टर्न है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, तो देखिए ये करंट इस प्रकार से चला हुआ है। अब यदि मैं इसको देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो जो करंट है वो कैसे ओरिएंट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यदि करंट की डायरेक्शन अपने को पता लग गई क्लॉकवाइज, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल बनेगा। तो इसके बिल्कुल अपोजिट फेस के ऊपर अपने पास कौन सा पोल बनेगा, दैट इज नॉर्थ पोल। अभी हमने पढ़ा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के आउटसाइड कहाँ से चलेंगी, हमेशा नॉर्थ पोल से, और जाएंगी कहाँ पे, साउथ पोल के अंदर। तो हम यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं उनको बनाएंगे अभी। तो देखिए मैं इस प्रकार से एरो लगा लेता हूँ। तो ये फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ से चलेंगी। अब आउटसाइड और इनसाइड, ये आपने इसके अंदर ध्यान देना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे मैंने बताया, आउटसाइड द सोलेनाइड है तो वो कहाँ पे चलेंगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, क्लोज लूप्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो अब इन चीज़ को हम और अच्छे से मैनेज करते हुए दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन हुई आउटसाइड द सोलेनाइड है वो कहाँ पे होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और यदि इनसाइड हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कर सकते हैं, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। तो अब ये जो पैटर्न अपने पास फील्ड लाइंस का बना, इसकी
हम देखें यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं नीचे डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो ये कर्व्ड लाइंस अपने पास आती हैं, और सेंटर जो इसका सेंट्रल रीजन है उसके अंदर हम देखते हैं कि पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रीजन है। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो फील्ड है यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और जो कोर सोलेनाइड की अपनी इनसाइड, इसमें हम लिख सकते हैं ये अपने पास क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल होता है करंट। यदि हम करंट को जीरो रखेंगे तो फील्ड बनेगा ही नहीं। इसीलिए हमने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कब बन सकता है, सिर्फ करंट के द्वारा। जब हम सोलेनाइड लेंगे तो उसमें करंट फ्लो करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनाइड का आएगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड due to solenoid is found to be directly proportional to, तो फर्स्ट जो फैक्टर इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि पहला फैक्टर क्या होगा, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, या आप इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग। तो बेसिकली यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कि B जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, I फैक्टर के ऊपर। तो सिमिलर सेकंड फैक्टर में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसके अंदर जो स्मॉल n आता है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप सेकंड फैक्टर में लिख सकते हो कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हम इसमें क्या बना सकते हैं, दैट इज B इज इक्वल टू, मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जो B होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। अब यदि इन दोनों चीज़ों को मैं कंबाइंड कर देता हूँ तो अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, और हम राइट कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नोट, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इनटू NI। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम स्मॉल n की यदि वैल्यू पुट ऑन कर दें तो उस केस में मैं बता सकता हूँ कि B की जो वैल्यू होगी उसमें हम लिख सकते हैं म्यू नोट, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N, I ओवर L। तो ये अपना फॉर्मूला इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसमें जो एंड्स ऑफ सोलेनाइड है, तो एंड्स का मैं मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने ये एंड यहाँ पे मान लिए, एक एंड यहाँ पे है, एंड ऑफ सोलेनाइड, और एक एंड अपना साउथ पोल के नियर है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड्स ऑफ सोलेनाइड के, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू बिल्कुल हाफ हो जाती है। इनसाइड जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन वो इक्विडिस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो वो सेम रहेगा इंटीरियर में, लेकिन एंड्स ऑफ सोलेनाइड पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो इस चीज़ को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि एट एंड्स ऑफ सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स half of its initial value। मैं लिख सकता हूँ कि जो B एंड्स के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज B बाई में 2। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि B की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज म्यू नोट NI।
तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि B अपने पास कितना हो जाएगा, एंड्स के ऊपर म्यू नॉट N इंटू आई ओवर 2। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सेकंड, इसके बाद हम देखें इसमें, तो जो डायरेक्शन है इसकी फील्ड की आउटसाइड द जो सोलेनाइड है और इनसाइड द सोलेनाइड, तो हम ये भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम मेंशन कर देंगे कि फर्स्ट आउटसाइड द सोलेनाइड, आउटसाइड, और सेकंड फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनसाइड। ये आपने ध्यान देना है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि आउटसाइड की बात करेंगे तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और इनसाइड अपोजिट हो जाएगी, तो दैट इज साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज और कंटिन्यूस लूप्स बनाने का काम करती हैं। तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन तभी होता है जब हम बोल दें कि नॉर्थ से यदि वो एंड हो जाती है साउथ के ऊपर, तो लूप क्लोज हो, जो अपना लूप है वो क्लोज नहीं बनेगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ के ऊपर वापस फील्ड लाइंस आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हम पढ़ेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। यदि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने का काम करेंगे। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल जो केसेस रहेंगे उनको डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लेता हूँ एक यूनिफॉर्म फील्ड। हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और इसकी डायरेक्शन मैं पॉइंट कर देता हूँ कि ये इस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम ले लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये कोई चार्ज ले लिया जो इस फील्ड के मूव कर रहा होगा किसी भी एंगल के ऊपर, तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था, ये एंगल थीटा के ऊपर मूव करता है, और जो चार्ज पार्टिकल है ये हमने मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू रहेगा, और इसकी जो वेलोसिटी है हम इसको दिखा देते हैं, वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो उनमें क्या स्टेटमेंट बताई गई है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करा जाएगा चार्ज के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, force acting on charge particle is found to be तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं जो F रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू से। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, क्यू। इसी प्रकार से हम सेकंड फैक्टर के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इस पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। थर्ड जो फैक्टर इसके अंदर होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दैट इज मैग्नीट्यूड, या आप इसमें बेटर रहेगा लिखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फैक्टर को मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और लास्टली इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं जो फोर्थ फैक्टर होगा, उस पर मैं बता सकता हूँ कि जो एंगल साइन ऑफ थीटा है, तो जो एंगल होगा वो किसके बीच में, तो दैट इज वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो लाइन थी यहाँ पे, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ से चल रहा था, ठीक है। तो वो एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इधर, तो दैट इज एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अपने पास साइन ऑफ थीटा। अब इन सभी को हम यदि कंबाइंड करते हैं तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम एक फैक्टर के से रिप्लेस कर देंगे। सेकेंडली जो के फैक्टर होता है एसआई सिस्टम के अंदर, इस के की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, तो दैट इज 1 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फॉर एसआई सिस्टम के इक्वल टू 1। तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा के लिख सकता हूँ कि जो फोर्स बना अपना वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं इस पे लिख सकता हूं तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, इसका साइन थीटा को हटाते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं हम तो साइन थीटा अपना बाहर आ जाएगा। फिलहाल हमने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। अब इसके जो केसेस आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं चलता हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो स्पेशल केसेस हैं, तो सबसे पहले जो स्पेशल केसेस के अंदर मैं बताऊं कि भाई मैं चार्ज पार्टिकल को किसके ऊपर लेके चल रहा हूं, रेस्ट के ऊपर, ठीक है। यदि हम इसमें बता दें कि चार्ज पार्टिकल को मैं रेस्ट के ऊपर कंसिडर करके चल रहा हूं, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होगा तो आप बता सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, हमने फॉर्मूला देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपने पास, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है,
ठीक है, और इस पे हम लिख सकते हैं कि एट रेस्ट, ये जो चार्ज है हमने बता दिया ये कहाँ पे है, दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अपना फर्स्ट यहाँ पे केस बन जाएगा कि जब चार्ज, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, और रेस्ट में होने का मतलब क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो f जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यू वी बी। तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होने से हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, क्योंकि आपने फॉर्मूला ऊपर देखा था और उसमें क्या बताया गया था कि भाई जब चार्ज की वेलोसिटी हमने जीरो कर दी तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये केस था, आपने इसको ध्यान रखना है। सेकंड हम आगे चल सकते हैं। तो सेकंड केस के अंदर मैं मान सकता हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है हम इसको ले लेते हैं कि मूव करे पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास, ठीक है, और मैंने ये चार्ज यहाँ पे ले लिया कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी v के साथ, या फिर इसी के अंदर मैं दिखा दूं कि ये जा रहा है अलोंग द फील्ड वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, दूसरा चार्ज है। तो अब इन दोनों केसेस के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई चार्ज मूविंग, कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, टू द फील्ड। अब पैरेलल मूव करने का मतलब है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, इसका मीनिंग अलोंग द फील्ड है, और एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट टू द फील्ड हो। उसमें केस में हम कहेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे बता देता हूँ कि जब पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। सेकेंडली एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आपने इसमें ध्यान क्या देना है कि जब साइन 0 डिग्री हो या फिर साइन 180 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्वल। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई साइन 0 हो या हो साइन 180 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जब साइन थीटा ही 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइन थीटा के, और जब इन दोनों केस के लिए हम देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी बन रही है, 0। तो आप इस केस में ये बता सकते हो कि दैट इज चार्ज पार्टिकल हेंस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। तो इतना पार्ट यहाँ पे था, इन दोनों केस के अंदर हमने डिस्कस किया। अब इसी में हम आगे नेक्स्ट जो केस आता है उस पर हम चलेंगे। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड केस मैं बना लेता हूँ कि ए न्यूट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यदि हम न्यूट्रॉन को लेके चलते हैं तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0।
इसीलिए फोर्स एक्सपीरियंस जो न्यूट्रॉन के द्वारा होगा वो भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड पासिस अनडिफ्लेक्टेड। हम इसमें लिख सकते हैं कि वो हमेशा कैसे पास होगा, तो दैट इज अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जो चार्ज है न्यूट्रॉन के ऊपर वो 0 है, सो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये आपने इसमें ध्यान देना है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि फोर्स जो था वो अपने पास क्या था, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, और क्यू की वैल्यू जब 0 हो गई है तो हम बता सकते हैं फोर्स भी कितना लगेगा, 0। अब इसी में जो लास्ट केस अपने पास आता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली कह सकते हो या इसको नॉर्मली कह सकते हो, थ्रू मैग्नेटिक फील्ड it experiences maximum force। तो उस केस में क्या करेगा, एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। तो कहने का मतलब अपने पास क्या बना कि दैट इज एफ जो है मेरे पास वो कितना आया, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की, इसीलिए जो मैक्स फोर्स बनेगा वो किसके बराबर हो गया, तो दैट इज क्यू वी बी। अब इसका डायग्राम यदि आप बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया और मैं कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से एंटर कर रहा है, तो कहने का मतलब ये जो थीटा इसके द्वारा बना मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो कितना हो गया अपने पास, 90 डिग्री। तो उस केस में इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड क्या होती है, क्लॉकफेस रूल और फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन डिफरेंट केसेस, ये हमने कवर किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास अपने रहेगी उसके अंदर हम फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर को रीड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।